लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो 8 क्लास की एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 1 देखा था और आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 देख रहे होंगे, दैट इज व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। भारत यूरोपियंस के लिए कोई नया नहीं था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से ही आपको तमाम लोग इंडिया के बारे में जानते थे। हाउएवर 1453 में क्या होता है ना कि कस्तुतुनिया पर, जो कि आज का इस्तांबुल है, तुर्कों का कब्जा हो जाता है और जो लैंड ट्रेड था ना, जो स्थल मार्ग से व्यापार भारत के साथ संचालित किया जाता था यूरोप का, वो अवरुद्ध हो जाता है। और ठीक उसी समय आपको यूरोप में रिनेंसा वगैरह हो रहा था, जिसके आधार पर नई नई आपको खोजें की जा रही थी और फिर अंग्रेजों ने या अन्य यूरोपियन पावर्स ने धीरे धीरे भारत तक आने का समुद्री मार्ग खोजने का प्रयास किया और उसी क्रम में 1498 में वास्को डी गामा इंडिया आपको आता है। ठीक है, तो शुरू शुरू में ये लोग आए थे। अब लाखों इंडियंस के बीच कुछ चंद यूरोपियंस आप व्यापार करने ही तो आ सकते हैं ना, और धीरे धीरे इनको रिप्लेस करके अंग्रेज आते हैं। और इस चैप्टर में हम लोग मोटे तौर पर ये जानेंगे कि 1707 के बाद वो कौन सी घटनाएं हैं जिसके आधार पर वो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंडिया में केवल बिजनेस करने के लिए आती है, कैसे हम इंडियंस की मालिक बन जाती है और किस तरीके से लगभग 200 सालों तक हमारा भरपूर आर्थिक शोषण किया जाता है। पहली पंक्ति में देखिए क्या लिख रखा है कि मुगल बादशाहों में से औरंगजेब जो था वो आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। धार्मिक रूप से वो व्यक्ति असहिष्णु था। बावजूद इसके अंतिम अगर स्ट्रॉन्ग मुगल एम्परर का नाम आप जानेंगे तो औरंगजेब है। ठीक है, छठा मुगल बादशाह था। और 1857 आते आते क्या होता है कि मुगल जो राजकुमार थे, राजे थे, ये कठपुतलियों की तरह से थे। कभी भी आपको शासन पर बिठा दिए जाते थे, कभी भी इनको सत्ता से हटा दिया जाता था। तो वही लिख रखा है कि औरंगजेब जो था वो आखिरी शक्तिशाली राजा था। और ये एग्जैक्टली 18वीं सदी के उत्तरार्ध में क्या होता है ना कि राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगती है। और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कैसे ये लोग बिजनेसमैन से यहाँ के एम्परर्स बन जाते हैं। तो केवल जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वही इंपॉर्टेंट बातें हम आपको बताएंगे। यहां देख सकते हैं लिखा हुआ है कि कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उसके बेटों की गिरफ्तारी। 1857 का जो सिपॉय म्यूटिनी था उसका नेतृत्व करता जबरदस्ती एक बूढ़े व्यक्ति अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को बना दिया गया। शायर जैसा ये आदमी था। अच्छी अच्छी शायरियां इस व्यक्ति ने लिख रखी है। लाल किला अगर आप लोग दिल्ली में विजिट करेंगे तो उसकी बहुत सारी दीवारों पर अभी भी इस व्यक्ति की शायरियां लिखी हुई हैं। तो एक शायर जैसे आदमी को जबरदस्ती पकड़ करके जो सिपाही थे उन्होंने क्या किया कि अपना राजा बना दिया। राजा बनाने का सीधा सा अर्थ ये था कि अभी भी इस देश में मुगल सत्ता कोई स्ट्रांग नहीं रह गई थी, लेकिन उसका सांकेतिक महत्व था और इसीलिए अंग्रेजों ने ऐसा, आपको भारतीय सिपाहियों ने ऐसा किया। हाउएवर कैप्टन हडसन कोई व्यक्ति है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि 1857 के महाविद्रोह का दमन दिल्ली में किस व्यक्ति ने किया, तो हडसन ने किया। और अंतोगत्वा ये व्यक्ति बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी करता है और उनके बेटों की भी गिरफ्तारी करता है हुमायूं के मकबरे से। ये चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर आपको याद रखना हो तो देखिए, कोई बहादुर शाह जफर और उनके बेटे, और इस व्यक्ति का नाम क्या है, हडसन। तो सन ने क्या किया ना, बहादुर शाह जफर के सन्स को कैद किया है। और बेटों को क्या किया गया कि बहादुर शाह जफर के सामने ही मार डाला गया और इस व्यक्ति को निर्वासित करके कहां भेज दिया गया, रंगून बर्मा भेज दिया गया। अगले में देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आती है भारत। एक तो यूरोपियंस का यहां पर आपको ट्रेड रूट दे रखा है। आप देख सकते हैं कि ये अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाते हुए यहां पर केप ऑफ गुड होप, फिर मेडागास्कर होते हुए भारत आते थे और ग्रेजुअली फिर यहीं से मलेशिया या इंडोनेशिया की तरफ भी मूव करते थे। और यही एक रास्ता इनको आगे जाकर के चाइना वगैरह से भी कनेक्ट करता था। यहां पर देखिए क्या लिख रखा है, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अथवा इजाजतनामा हासिल कर लिया।
जिससे कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। अगर आपसे पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कब आपको इंडिया के साथ ट्रेड करने की मोनोपोली मिली एक चार्टर के द्वारा, इंडिया के साथ ट्रेड केवल कौन करेगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, तो 1600 में। उस समय इंग्लैंड ये चार्टर दिया किन्होंने, तो उस समय इंग्लैंड में रूल कर रही थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने दिया। और पूरब कहने का मतलब कि मैप में आप देखेंगे तो इंग्लैंड यहां पर है, और इंग्लैंड से और आप ईस्ट में आएंगे तो आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट दिखेगा। तो इस चीज का ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिला कि इंडिया या आपके ईस्टर्न जितने भी कंट्रीज हैं इनके साथ ट्रेड करने की मोनोपोली, एकाधिकार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ रहेगा। और बदले में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है 4 लाख पाउंड आपको ब्रिटिश क्राउन को देगी। हाउएवर 1773 के पहले क्या होता है कि कंपनी की वित्तीय आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, ये बहुत सारे फालतू के युद्धों में इंडल्ज होती थी, प्रवेश करती थी, और इसी आधार पर इनकी वित्तीय स्थिति खराब होती है और 10 लाख पाउंड ये लोग उल्टे ब्रिटिश क्राउन से मांगते हैं। तो कहां अभी तक आप लोगों को 4 लाख सालाना, आपको 4 लाख पाउंड देना था आपको ब्रिटिश क्राउन को, और आप उल्टे उनसे धनराशि मांग रहे हैं। और ये कुछ कहानी है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन को लगा कि इतना इंडिया जैसा इंपॉर्टेंट जगह ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया है, उसकी मोनोपोली है, पता नहीं वो लोग सुयोग्य हैं या नहीं है, इसीलिए वहां के प्रशासन को, वहां की राजनीतिक व्यवस्था को अब ब्रिटिश क्राउन क्या करेगा, देखरेख उसकी करेगा। और एकाधिकार मतलब ही लिख रखा है कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती। ठीक है, इस पन्ने पे थोड़ा केप ऑफ गुड होप को भी ध्यान में रखेंगे जो अफ्रीका के सबसे दक्षिण में। ठीक है, उसके अगले में देखिए क्या लिख रखा है, जो कहानी हम लोग बात कर रहे थे कि वास्को डी गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता लगाया, और वही केप ऑफ गुड होप के थ्रू, अफ्रीका के थ्रू होकर आया। एग्जाम में पूछे ये किस देश का नागरिक था, तो ये पुर्तगाली था। ठीक है, उसके अगले में देखिए क्या लिख रखा है कि यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़ों और रेशम की जबरदस्त मांग थी। रेशम आप लोगों को पता ही है कि ट्रेड रूट स्टार्ट करने वाले कनिष्क थे, जो चाइना से होकर के, इंडिया होकर के, अरब जगत होकर के फिर वो जाता था अफ्रीका तक भी और यूरोप तक भी, राइट। तो रेशम की, भारतीय रेशम की मांग उस समय से ही, प्राचीन काल से ही यूरोप में बनी हुई थी, और यही एक रीजन है कि यूरोपियंस इंडिया आने के लिए क्या होते हैं, बहुत उत्साहित होते हैं। यूरोपियन कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। मैक्रो इकोनॉमी का एक सामान्य सा रूल है डिमांड एंड सप्लाई का, कि अगर एक किसी वस्तु की डिमांड बहुत ज्यादा होगी ना, अगर डिमांड बहुत ज्यादा होगी तो फिर उसकी कीमत क्या होगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और कीमत अगर आप बहुत ज्यादा चीजों की बढ़ा देंगे ना, तो जो बायर हैं उनका क्या होगा कि परचेसिंग कैपेसिटी एक लिमिटेड होगी, क्रय क्षमता लिमिटेड होगी। अगर कोई चीज, अगर आप 500 रुपए की चीज आप 500 में बेचेंगे ना, तो आप देखेंगे कि वो फिर बहुत सारे कस्टमर आपसे नाराज हो जाएंगे, वो नहीं लेंगे। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मुनाफे को काट करके रिलेटिवली कम मुनाफे के साथ ही लोगों को देना होगा। हाउएवर इंडिया जहां से आप ये सारा सामान उठा करके ले जा रहे हैं, वहां पे आपको इनको ऊंचे दरों पर खरीदना पड़ता था। अगला आपसे पीटी में क्वेश्चन पूछते हैं, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई, और इन जो व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। जो व्यापारी इन फैक्ट्रियों में काम करते थे उनको क्या कहा जाता था, फैक्टर। और अभी की जो फैक्ट्रियां होती हैं, अभी जो भी आप देखेंगे इंडस्ट्रियल एरियाज में जो भी फैक्ट्रियां होती हैं, वहां वास्तव में किसी ना किसी गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, किसी ना किसी वस्तु का उत्पादन होता है। हाउएवर दैट वाज नॉट द केस अर्लियर। फैक्टर या फैक्ट्रियां ऐसी जगह होती थी जो मात्र वेयर हाउस होता था। वेयर हाउस कहने का मतलब गोदाम, जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था, और यहीं पर उनके दफ्तर वगैरह होते थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठा करते
कंपनी ने इवन मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। ठीक है, क्योंकि अगर बाहर से कोई सा भी सामान आप लेकर के आते हैं या आप बाहर भेजते हैं तो आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने औरंगजेब को इस तरीके से बेवकूफ बनाया कि इसी के आधार पर भारत के सामानों का हम यूरोप में एक डिमांड क्रिएट कर रहे हैं जिसका अंतोगत्वा लाभ भारत के ही कारीगरों को होगा। एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि आपको हमसे कोई सा भी टैक्स वैक्स नहीं लेना चाहिए। अभी हम लोगों ने ऊपर वाली पंक्ति में ही पढ़ा कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को यह चार्टर दिया गया और औरंगजेब कब मरता है? 1707 में। तो दैट मीन्स कि 1707 में जब औरंगजेब मरता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी इन 107 सालों में ठीक ठाक उसने भारत को अपने ग्रिप में कर लिया था, खासतौर से उन इलाकों में जो इलाके मुगलों के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन नहीं थे। जैसे बंगाल की कहानी है, ये हुगली नदी कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है। तो ये सीधे प्रत्यक्षतया आपको मुगलों के नियंत्रण में नहीं आता था। ठीक है, उसके अगले में देखिए 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया। हुआ यह कि औरंगजेब के बाद कोई सा भी मुगल एम्परर, कोई सा भी मुगल बादशाह उतना स्ट्रांग रह नहीं गया था और बहुत सारे स्थानीय जो सामंत थे मुगलों के, उन्होंने अपनी अपनी भी सत्ता स्थापित करी। ठीक है, जैसे वेस्ट बंगाल में मुर्शीद कुली खान, उसके बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनते हैं। ये सभी आपको शक्तिशाली शासक थे, उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि कंपनी ने परस्यू कर लिया औरंगजेब को कि आप हमको व्यापारिक रियायतें दो, लेकिन बंगाल के जो भी आगे आने वाले स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे, इंडिपेंडेंट रूलर्स थे, मुर्शीद कुली खान हो गए या अलीवर्दी खान हो गए या सिराजुद्दौला हो गए, इन्होंने किसी प्रकार का रियायत देने से मना कर दिया। ठीक है, कि वो जो भी तुम्हारा करार था वो मुगलों के साथ था, अब हम लोग इन सारी जगहों को इंडिपेंडेंटली रूल करते हैं। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। ठीक है, कि आप हमको कुछ ना कुछ रिश्वत या कुछ ना कुछ धन दोगे, मॉनेटरी बेनिफिट दोगे, तभी हम क्या करेंगे, आपको अपने यहां अलाउ करेंगे बिजनेस। सिक्के ढालने का एक्सक्लूसिव अधिकार नहीं दिया क्योंकि वो शासक वर्ग का था, और किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। ठीक है, अंग्रेज या अन्य यूरोपियन क्या बोलते थे कि हमको अपनी फैक्ट्रियों की रक्षा करने के लिए थोड़ा किला बनाने दे दो, और उस नाम पर ये लोग सिपाही जमा कर लेते थे। कोई सा भी स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं चाहेगा कि उसके राज्य में ही एक अन्य किला बन रखा है जहां बड़ी मात्रा में आपको सिपाही रहते हो, तो किलेबंदी वगैरह की भी फैक्ट्रियों की इजाजत नहीं दी गई। इनका सीधा सा कहना था कि भैया तुम लोग बिजनेसमैन हो, तुम हमको टैक्स दे दो, हम तुमको प्रोटेक्ट कर देंगे, तुमको कोई बहुत बड़ी आर्मी वगैरह रखने की जरूरत नहीं है। कठपुतली एक वर्ड दे रखा है, ऐसा खिलौना जिसको हम लोग स्ट्रिंग के सहारे चलाते हैं, और यूपीएससी या बीपीएससी आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत आपसे इंडिया के बहुत सारे कठपुतली डांसेस के बारे में पूछता है, वो आपको एक बार देख लेना चाहिए। जैसे वेस्ट बंगाल में आप जाएंगे तो आपको पुतुल नाच होता है। पुतुल नाच कुछ नहीं होता है, स्ट्रिंग्स के साथ ही आपको खिलौनों को चलाया जाता है। उसके अगले में देखिए क्या लिख रखा है कि अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद 1756 में आपको सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। कहने का मतलब एग्जाम में पूछे कि सिराजुद्दौला के पहले कौन रूल करते थे, तो अलीवर्दी खान, और किस ईयर ये राजा बनता है, तो 1756 में। ठीक है, सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसको व्यापारिक रियायतें दे और उसके हिसाब से चले। हाउएवर सिराजुद्दौला ये सारी चीजों को डिनाई कर देता है, और नवाब क्या करता है, नवाब लिखने का मतलब सिराजुद्दौला क्या करता है कि 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोलता है, और नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, तो इस एक चीज को जानेंगे कि किस आपको अंग्रेजों की फैक्ट्री को सिराजुद्दौला अपने कब्जे में ले लेता है। यूपीएससी तक ने पूछा हुआ है, तो ये कासिम बाजार में इनकी एक फैक्ट्री थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप लोगों को पता ही होगा कि 1756 में इसी व्यक्ति के साथ बैटल ऑफ पलासी हुआ है। ठीक है, और यहां एक बहुत अच्छी चीज लिख रखा है कि बैटल ऑफ पलासी, पलासी जगह का नाम पलासी इसलिए है
क्योंकि वहां पलाश के फूल खिलते हैं। झारखंड वेस्ट बंगाल में देखेंगे तो बहुत सारे आपको पलाश के फूल देखने को मिलेंगे, रेड रेड कलर के छोटे छोटे कैश्यू की तरह, काजू की तरह होते हैं। पलाश के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है और इसीलिए आपको ऐसी जगह पे युद्ध लड़ा गया था जहां बहुत सारे पलाश के पेड़ थे। दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि 1757 में हम लोग बैटल ऑफ पलाश पढ़ते हैं। अब अंग्रेजों के हथियार छीन लिए गए इसी कासिम बाजार से, ठीक है। अंग्रेजी जहाजों को घेरे में ले लिया गया और इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जा करने के लिए उधर का रुख किया। न सिर्फ कासिम बाजार पर कब्जा बल्कि कलकत्ता पे भी इनका कब्जा करने का इरादा था। एंड दैट्स द, और उस समय तक जो भी आपको अंग्रेज लोग थे ये डिस्पर्स थे, ये बहुत कुछ आपको बंगाल में कुछ काम कर रहे हैं, कुछ मद्रास में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके किसी सहयोगी के ऊपर अगर वेस्ट बंगाल में आक्रमण होगा तो आप अपनी जितनी स्ट्रेंथ है उसको लेकर के उसको हेल्प आउट करने आएंगे। और सेम यही चीजें हुई हैं। देखिए क्या लिख रखा है, कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। एग्जाम में पूछे कि कहां से मदद आई अंग्रेजों के लिए, तो मद्रास से आई। किसके नेतृत्व में आई, तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में आई। उसके अगले में देखिए, आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने पलासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला हार गया और ये कोई बड़ा युद्ध भी नहीं था। सुबह में 9 बजे शुरू हुआ, 12 बजे आते आते खत्म हो गया, ठीक है। 500 से ज्यादा लोग इसमें मरे भी नहीं। और इसकी हार का एक बड़ा कारण था कि उसके सेनापतियों में से एक मीर जाफर की कारगुजारियां भी थी और मीर जाफर ने इस युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया। आपका प्रमुख सेनापति अगर आपके लिए नहीं लड़े, वो आपके खिलाफ षड्यंत्र करे, कॉन्स्पिरेसी करे और दुश्मन से मिल जाए तो आपकी जीत कभी भी सुनिश्चित नहीं हो सकती है। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि इस देश में जयचंद होना या मीर जाफर होना गाली है, स्लैंग है, ठीक है। गद्दारों को, विश्वासघातियों को बोला जाता है कि तुम जयचंद हो या तुम मीर जाफर हो। उसके अगले में देखिए क्या लिख रखा है कि पलासी की जंग जब हार गया है सिराजुद्दौला तो उसको मार दिया गया है और उसकी जगह जो विश्वासघाती था मीर जाफर, उसी को ही पपेट किंग या पपेट नवाब बना दिया गया है। पलासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार डाला गया और मीर जाफर को क्या किया गया, आपको नवाब बना दिया गया। जब मीर जाफर ने भी कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसको भी हटाकर मीर कासिम, जो कि उसका दामाद था, उसको नवाब बनाया। और इसी चीज को इवन विंसेंट टार्ट आपको बंगाल की क्रांति भी बोलता है, ये भी एग्जाम में पूछते हैं। और मीर कासिम, जब मीर कासिम उसको परेशान करने लगा अंग्रेजों को, तो बक्सर की लड़ाई में उसको भी हारना पड़ा। मीर जाफर से रिलेटिवली ज्यादा योग्य व्यक्ति था मीर कासिम। उसको समझ में आ गया कि अंग्रेजों के ग्रिप में, उनकी गिरफ्त में रह करके कभी भी हम स्ट्रांगली रूल नहीं कर सकते हैं। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि वो अपनी राजधानी को भी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर लेता है। अंग्रेजों से लड़ने के लिए यही मुंगेर में वो एक क्या करता है कि गोला बारूद का भी आपको कारखाना वगैरह लगाता है और अंतोगत्वा उसको भी हार का सामना करना पड़ता है बक्सर की लड़ाई में, जो कि हुआ है 1764 में। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि फिर किसको राजा बनाया गया, तो पुनः मीर जाफर को ही राजा बना दिया गया। अब जो बंगाल का नवाब था उसको बोला गया कि आपको 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने ही चुकाने हैं और कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी, ठीक है। तो अब जब आपके पॉलिटिकल ग्रिप में पूरा बंगाल आ जाएगा तो आप एक डमी कैंडिडेट को भी खड़ा करके आप संतुष्ट नहीं होंगे, आपकी भूख कभी नहीं मिटेगी धन की। और वही लिख रखा है कि अब कंपनी और पैसा चाहती थी और यही रीजन है कि 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई, कहने का मतलब एग्जाम में पूछे मीर जाफर कब मरा, 1765 में, तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमको खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। अगर ये स्टेटमेंट पूछा जाए कि किसका है तो ये रॉबर्ट क्लाइव का है। क्यों है? क्योंकि एक बार उन लोगों ने मीर जाफर को बनाया, मीर कासिम को बनाया, पुनः मीर जाफर को बनाया, कोई भी अंग्रेजों के धन की अत्यधिक लालसा को, लालच को पूरा नहीं कर पाया। तो अब अंग्रेजों को लगा कि अब उनको क्या करने की जरूरत है,
कि उनको खुद से ही आपको राजा बनने की जरूरत है। 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। क्योंकि जो 1764 का बैटल था ना, उसमें क्या हुआ है कि मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय और अवध का जो नवाब है उसने भी पार्टिसिपेट किया। मुगलों की प्रतिष्ठा को धक्का लगा और एक फेस सेविंग के तौर पर क्या किया है कि अब मुगल सम्राट से ही कंपनी ने क्या किया है, अपने को लेजिटिमाइज करवाया है। एक इलाहाबाद की संधि होती है जिसका नाम अभी माननीय योगी आदित्यनाथ साहब ने क्या कर दिया है, प्रयागराज कर दिया है। तो 1765 में वही संधि होती है और मुगल सम्राट अब क्या करती है, कंपनी को ही बंगाल का नवाब घोषित कर देती है। अभी भी एक बेसिक समस्या ये थी कि भारत में ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में उनको खरीदनी पड़ती थी। ठीक है, पॉलिटिकल वर्चस्व आपका हो गया है और भारत में उस समय तक जजमानी सिस्टम था। जजमानी सिस्टम मतलब गांव की आत्मनिर्भरता थी। बार्टर सिस्टम के आधार पर गांव वाले, जैसे एक लोहार हैं और एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हैं, तो दोनों ने अपने अपने गुड्स को एक्सचेंज कर लिया। हमको बाहर से कोई पैसे की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन कंपनी को क्या करना पड़ता था कि उसको हमारा जो भी रॉ मटेरियल खरीदना होता था या जो भी हमारे आर्टिस्ट का अच्छा शिल्पकारी खरीदना होता था, उसके बदले उनको सोना और चांदी अपने यहां से देना पड़ता था। और ये एक चीज था जो अंग्रेजों की आंखों में खटक रहा था। ठीक है, एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि अब बंगाल की जब दीवानी मिल गई ना, तो अब यहीं से भू राजस्व जनरेट कर लेंगे और अब इसी भू राजस्व से आप सामान खरीदेंगे और उसको आप क्या करेंगे, अपने देश में भेजेंगे एंड ग्रेजुअली आपका जो सोना चांदी था वो आपके देश में बच जाने लगा। रॉबर्ट क्लायू के बारे में देखिए, एक इंटरेस्टिंग लाइन लिख रखा है। रॉबर्ट क्लायू भारत में बेहिसाब दौलत जमा करता है। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना होता है, एग्जाम में पूछे 2 बार गवर्नर कौन बना है, तो रॉबर्ट क्लायू बना है। तो उसकी दौलत कुछ लिख रखा है जो आपके काम का नहीं है, बस इतना जानेंगे कि इंडिया से अकूत धन संपत्ति वो लेकर के गया है। उसके दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया। हाउएवर 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। एग्जाम में पूछते हैं कि किसके ऊपर धन के गबन के लिए ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चला, तो इसी रॉबर्ट क्लायू के ऊपर चला और 1774 में यही व्यक्ति है जो आत्महत्या कर लेता है। एक मेयो के बारे में आप लोगों को जानना चाहिए, जिसकी अंडमान निकोबार में क्या की जाती है, एक अफगान के द्वारा हत्या कर दी जाती है। वहीं एक रॉबर्ट क्लायू के बारे में जानिए जो व्यक्ति अंतोगत्वा ग्लानी में भर के आत्महत्या कर लेता है। कंपनी के जो ऑफिसर थे वो भी अच्छा खासा धन बना रहे थे। ब्रिटेन लौट करके वो आराम की जिंदगी बसर करते थे और इसीलिए जेलसी के तहत, जलन के तहत जो वहां के दूसरे लोग थे ना, वो क्या वर्ड यूज करते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑप्शन है वो नवाब है। ठीक है, नवाब एक वही शब्द है जो बंगाल के नवाब, लेकिन चूंकि अंग्रेजी जो भी बोलते होंगे उनकी एक्सेंट वैसी होगी, एज इट इज शब्दों को प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग बहुत एक स्लैंग के तौर पर यूज करते थे कि वो सारे के सारे अफसर लगता है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल के नवाब हो रखे। अगले में देखिए क्या लिख रखा है। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैयार कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यवसायिक प्रतिनिधि होते थे। ठीक है, कंपनी ने अब क्या करना शुरू किया ना कि कोई और भारतीय रियासत मेरे खिलाफ ऐसे ही कॉन्स्पिरेसी न कर सके जैसे शाह आलम द्वितीय ने किया। हम अपने लोगों को उनकी सेना में तैनात रखेंगे, उनके राज्य में एक सेना भी हम लोग खड़ी करेंगे और सेना का खर्च क्या करेंगे, उसी रियासत से निकलवाएंगे। ठीक है, इसीलिए लिख रखा है कि ऑन पेपर कम से कम ये कंपनी के राजनीतिक या व्यवसायिक प्रतिनिधि होते थे। कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दिया। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं होता था। सहायक संधि मतलब जरूरत पड़ने पर हम आपकी सहायता करेंगे, सहायता करने के लिए आपके राज्य में हम रेजिडेंट रख देते हैं, उसका खर्चा पानी आप ही को उठाना है। तो आपकी सुरक्षा के लिए अगर मेरा रेजिडेंट है तो आपको फिर अपनी सेना वगैरह रखने की जरूरत नहीं है।
उसके अगले में देखिए वेलेजली, जो कि 1798 से 1805, इसका कालखंड भी आपको याद रखना चाहिए। इंडिया में कब से कब रूल करता था, तो गवर्नर जनरल था 1798 से 1805 तक। उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा राज्य कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए। ठीक है, ये पूछा जाता है कि वेलेजली ने किस ऑर्डर में सहायक संधि स्वीकार करवाई, तो फिर इसने क्या किया है कि अवध के नवाब को क्या किया, 1801 में बोला है कि आपको अपना आधा राज्य क्या करना होगा, कंपनी को देना होगा। ओनली बिकॉज ऑफ द रीजन कि जो भी रेजिडेंट रखे जाते थे वो काफी महंगे पड़ते थे और उस खर्च का वहन करने में जो अवध के नवाब थे वो फेल हो गए। एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि टीपू सुल्तान के बारे में देखिए लिख रखा है शेरे मैसूर, और इनका कालखंड और वेलेजली का कालखंड एक ही है। वेलेजली को जब पता चलता है ना कि कोई भारत में टीपू सुल्तान है जो अपने को शेरे मैसूर कहलवाता है, तो ये बंदा भी एरोगेंस में भर के बोलता है कि अगर वो आदमी शेरे मैसूर है तो हम कौन है, हम शेरे बंगाल हैं। ठीक है, रॉयल टाइगर ऑफ बंगाल। और देखेंगे कि किस एग्जैक्ट रीजन से टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता है अगले आने वाले पैराग्राफ। हैदर अली के बारे में देखिए लिख रखा है 1761 से लेकर के 1882 तक, या इसको ऐसे कहा जाए तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान इसकी मृत्यु हुई थी, और उसके बेटे ने रूल किया है फिर 1782 से लेकर के 1799 तक, तब तक जब तक वो व्यक्ति अंतोगत्वा चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा नहीं जाता है। ठीक है, टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। चंदन के लिए आपको पता ही है कि साउथ इंडिया जाना जाता है। ठीक है, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया। यकीन नहीं आए तो एक बार जाकर के पुष्पा मूवी देखेंगे, बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो इन सारी चीजों का निर्यात जो कि अंग्रेज करके जाते थे उनको रोक दिया गया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी बोल दिया कि भैया अगर तुम कंपनी के साथ कारोबार करोगे ना तो मेरे राज्य में तुम्हारा बिजनेस जो है वो थ्राइव नहीं कर पाएगा, तुम्हारा बिजनेस मेरे राज्य में फल फूल नहीं पाएगा, तो इसीलिए तुमको कंपनी के साथ अब रूल आपको बिजनेस नहीं करना। भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से वो घनिष्ठ संबंध विकसित करता है। बोला ही जाता है चाणक्य नीति कि दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है, राइट। चाणक्य बोलता है कि आपके दुश्मन का जो इमीडिएट दुश्मन है वो आपका दोस्त। भारत पर कब्जा करने को लेकर के यूरोपीय शक्तियों में से जो सबसे दो सशक्त थे वो अंग्रेज या फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों के साथ अगर मेरा क्लास चल रहा है तो हम क्या करेंगे, फ्रांसीसियों के साथ दोस्ती करेंगे और उनकी मदद से ही अपनी सेना का आधुनिकीकरण वगैरह हम करेंगे। However, 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करना पड़ा है। इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है वो कब खत्म हुआ है, 1792 में। और डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों की पॉलिसी थी ही टीपू सुल्तान के अगेंस्ट हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजें और मराठे एक साथ लड़े हैं। यही लिख रखा है, देखिए चारों युद्धों का कालखंड आपसे एग्जाम में पूछ देते हैं। 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हुए हैं, 67 से 69 पहला, फिर 80 से 84 दूसरा। ठीक है, और इसी दौरान हैदर अली की मृत्यु होती है। 1790 से 92 आपको तीसरा, और चौथा जिसमें टीपू सुल्तान मर गया है 1799। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिलती है और अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारा जाता है और मैसूर का राजकाज जो है पुराने एक वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक चीजें जानेंगे यहां से कि कहां पर टीपू सुल्तान मरा है, श्रीरंगपट्टनम। अभी भी ये जगह आपको बेंगलोर से काफी पास में है। अगर आप जाएंगे 3-4 घंटे की जर्नी पर है तो आप देखेंगे उस किले में एक जगह पर इस व्यक्ति की अभी भी क्या रखी हुई है, समाधि रखी हुई है। ठीक है, अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे जाते हैं और मैसूर का जो राजकाज है, चूंकि हैदर अली ने सत्ता हासिल की थी वोडियार राजवंश से, तो पुनः उसी वोडियार राजवंश को क्या किया जाता है, सत्ता सौंप दी जाती है और मैसूर पर भी सहायक संधि सौंप दी जाती है। अगर पूछा जाए कि किस ऑर्डर में सहायक संधि स्वीकार करवाई गई है तो हमेशा ध्यान में रखेंगे HMT घड़ियां, हैदराबाद, मैसूर और फिर तंजावुर। और ये सब करवाने वाला अंग्रेज कौन सा था, तो वेलेजली।
इसके अतिरिक्त टीपू सुल्तान को इसलिए ये व्यक्ति को शेर मैसूर कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक बार सच में इसने शेर को मार डाला था। वो कहानी दे रखी है, एग्जाम में आपके काम की नहीं है। हाउएवर लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा ऐसा भारतीय शासक था जिसके राजसी डंडे पर शेर था, तो ये आपको टीपू सुल्तान की ही कहानी है। अगले में देखिए 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, और कहा जाता है कि इस युद्ध ने यह नहीं डिसाइड किया कि देश पर कौन रूल करेगा, बल्कि यह डिसाइड कर दिया गया कि अब इस देश पर कौन रूल नहीं करेगा। ठीक है, तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया, जैसे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले। ये सब अलग अलग आपको सरदारों के नाम हैं। पेशवा जो होता था वो मराठों के अंतर्गत आप प्रधानमंत्री का पद समझ सकते हैं, इसीलिए लिख रखा है कि पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होता था, पुणे में रहता था। और महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, तो ईयर जानेंगे 1761, और इसके बाद देश पर या दिल्ली पर रूल करने का अंग्रेज आपको मराठों का सपना चूर चूर हो जाता है। कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध कब हुआ है, तो 1782 में इसकी अंतिम परिणति होती है किस संधि के द्वारा? यूपीएससी बीपीएससी ने पूछा हुआ है, सालबाई की संधि के द्वारा, जिसमें कोई पक्ष जीत नहीं सकता है, उसको ध्यान देंगे। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1805 के बीच। कई मोर्चों पर आपको लड़ा गया है। इसका नतीजा यह होता है कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली समेत कई इलाके जो अभी तक मराठों के आधिपत्य में आते थे वो अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। तीसरा और फाइनल जो डिसिसिव बैटल था उसका कालखंड एग्जाम में पूछ देते हैं 1817 से लेकर के 1819 तक। इसमें क्या हुआ है कि मराठों की ताकत को ही पूरी तरीके से कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हमेशा एग्जाम में पूछा गया है। पेशवा का चूंकि एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस था तो उसको आप एकदम सिरे से नहीं नकार सकते थे। वो बोल दिया गया कि ठीक है भैया, इस आदमी के पद को हम रिकॉग्नाइज अभी भी करते हैं। हाउएवर मेरे खिलाफ ये कॉन्स्पिरेसी ना कर सके, इसीलिए उसको पुणे से हटा करके, इसका मतलब पेशवा लोग कहां से रूल करते थे, तो आपको पुणे से, और उनको कहां भेज दिया गया? कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। और यहीं आगे जाकर के आप लोग देखेंगे कि नाना साहब की पेंशन भी जब अंग्रेज रोक देते हैं तो वो व्यक्ति 1857 के युद्ध में बहुत स्ट्रांगली पार्टिसिपेट करता है। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल, ये आपसे एग्जाम में पूछ देंगे। उनके नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई और अब कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसीलिए वो भारतीय राज्यों से ऊपर है। ग्रेजुअली अंग्रेजों ने देश पर कब्जा किया है। शुरू में सहायक संधि की, हम आपके मित्र हैं, राइट, आप मेरा रेजिडेंट रख लीजिए ना, इसके बिहाफ पर आपके पास बहुत अच्छी एक आधुनिक सेना हो जाएगी, और बदले में लेकिन उस सेना का खर्च हम आपसे इतना लेंगे कि आपका दम निकल जाएगा। एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि हम लोगों ने देखा कि अवध के नवाब को क्या करना पड़ा, अपना आधा राज्य ही अंग्रेजों को सौंपना पड़ा कि इसी राज्य के लिए तुम सेना रख रहे हो ना, प्रोटेक्ट करने के लिए, इस रेजिडेंट का तो हम पैसा नहीं दे सकते हैं, आप क्या करो, मेरे पास से आधा राज्य लेके जाओ। ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि सर्वोच्चता की नई नीति, पॉलिसी ऑफ सुप्रीमेसी कौन लेकर के आता है, तो देखिए 1813 से लेकर के 1823 तक रहने वाले लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में ये आती है। और सर्वोच्चता मतलब सीधा सा समझना है कि अंग्रेज अब बोलते हैं कि तुम सारे इंडियन से हम लोग सुपीरियर हैं और अब तुम लोगों को अपने राजनीतिक या प्रशासनिक मामलों को मेरे हिसाब से ही टैकल करना होगा, और अगर आप मेरे हिसाब से नहीं चलेंगे तो आपको डिथ्रोन कर दिया जाएगा। और इसी का अगला चरण डलहौजी का है, व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप, कि भैया अब हम क्या करने वाले हैं ना, कि अब हमको तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, तुम सब अपना राज्य हमको क्या करो कि वापस दे दो। ठीक है, तो फेजेस में देखिए तो क्या हुआ है, सहायक संधि, फिर सर्वोच्चता की नीति, और अब सर्वोच्चता और निम्नता का बात ही नहीं है, तुम लोग सारा राज्य क्या करो, डलहौजी के अंतर्गत हमको दे दो। अब आप क्या करेंगे, सर्वोच्चता की नीति या ऐसी काम करेंगे तो सारे के सारे भारतीय राजा तो चुप रहेंगे नहीं। वही दिख रखा है कि अंग्रेजों ने कित्तूर के छोटे से राज्य को कब्जा लेने का प्रयास किया तो वहां की रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठाए। दक्षिण भारत में इनको वही महत्व प्राप्त है जो उत्तर भारत में रानी लक्ष्मीबाई को है, और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने आंदोलन छेड़ा, और इवन उनके मरने के बाद कित्तूर स्थित संगोली के गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। अगर आपसे पूछा जाए कि रानी चेन्नम्मा, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा कहां पे रूल करती थी, कित्तूर में,
और उनके मरने के बाद उनके किस विश्वास पात्र ने आंदोलन को जारी रखा, संघर्ष को जारी रखा? तो चौकीदार रायन्ना ने जारी रखा। अफगानिस्तान के बारे में देखिए, 1838 से लेकर के 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है। वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया गया है। अगर ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो दोस्त मोहम्मद वगैरह की कहानी पढ़ेंगे, एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन दैट नई एनसीईआरटी आपको क्या करेगा, 30-40% आपका सिलेबस अच्छे से कवर करके दे देगा। हाउएवर और भी चीजें आपको पढ़ने की जरूरत होती है। पंजाब में उस समय कौन रूल कर रहे थे? राजा रंजीत सिंह, जो माना जाता है एक आंख से उनको बहुत प्रॉपरली, एक आंख उनकी क्या थी, क्षतिग्रस्त थी, और पूछने पर वो मजाकिया लहजे में यही बोलते थे कि ईश्वर हमको एक आंख मेरी इसलिए छीन लिया ताकि आपकी अपनी सारी प्रजा को इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर हम एक निगाह से देख सकें। महाराजा रंजीत सिंह जब तक रहते हैं, और इनके एक सेनापति थे हरि सिंह नलवा, आपने गाना भी सुना होगा, मेरे देश की धरती सोना उगले। उस गाने में जाकर के देखेंगे इनके सेनापति हरि सिंह नलवा का रेफरेंस लिया जाता है कि रंग हरा हरि सिंह नलवे से। तो इतना सुयोग्य अगर किसी के पास सेनापति होगा, जिसको भारत का नेपोलियन या तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है या तो हरि सिंह नलवा को, जो व्यक्ति अपने जीते जी कोई बैटल नहीं हारा, तो उस व्यक्ति के सामने कंपनी की दाल नहीं गलेगी। वही लिख रखा है कि पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इनके उत्तराधिकारी इतना सुयोग्य नहीं थे। अंतोगत्वा 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी विलय कर लिया। अधिग्रहण की आखिरी लहर देखने को मिलती है 1848 से 1856 के मध्य। जब गवर्नर जनरल कौन था? तो डलहौजी था। डलहौजी एक नई नीति अपनाता है, विलय नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके तहत बोला गया कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, वैद्य, जो उसकी अपनी संतान नहीं है, तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी। अवध के जो वाजिद अली शाह नवाब थे, उनके बड़े सारे वैद्य पुत्र थे, और उनका अगर आप इस सिद्धांत के आधार पर व्यपगत नहीं कर सकते उनके राज्य को, तो कुशासन या कुप्रशासन का आरोप लगा करके अवध को मिला लिया गया। ऑर्डर भी आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो सतारा वही महाराष्ट्र में है, 1848 में ले लिया गया। संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में, झांसी 1854 में। ठीक है, अगर आप ये चीजें मैकेनिकली नहीं याद रख सकते हैं, ईयर याद रखेंगे तो बढ़िया है, कम से कम ये ऑर्डर जरूर याद रखेंगे। वेरियस यूपीएससी या बीपीएससी के एग्जाम में पूछते रहे। सतारा है, फिर संबलपुर को हड़पा गया, फिर उदयपुर को, फिर नागपुर को और झांसी को। और एक लौता राज्य जहां कुप्रशासन के आधार पर आपको हड़पा गया वो अवध है। कौन सा नवाब रूल करता था? तो वाजिद अली शाह। जो व्यक्ति क्या करता था? वाजिद अली शाह किस चीज के लिए जाना जाता है? तो वो कथक को प्रमोट करने के लिए भी जाना जाता है। उसके बड़े सारे वैद्य पुत्र थे, एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन की अलग रीजन से वहां पर राज्य को हड़पा गया। उसके अगले में देखिए क्या लिख रखा है। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग का शासन काल एक बार आप जानेंगे, 1773 से 1785। अगर पूछा जाए कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 किसके कालखंड में लाया गया, तो वॉरेन हेस्टिंग के कालखंड में। उस समय ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे, जिनको हम प्रेसिडेंसीज बोलते थे। प्रेसिडेंसीज में 3 प्रेसिडेंसीज, बंगाल, मद्रास और बंबई, और उसमें भी बंगाल का इंपॉर्टेंस ज्यादा था क्योंकि वहां पर फर्टाइल लैंड ज्यादा था, वहां से आप भू राजस्व ज्यादा कलेक्ट कर सकते हैं। और हम लोगों को पता है कि जैसे जैसे हम इतिहास में जाएंगे ना, वैसे वैसे अर्थव्यवस्था में प्राथमिक गतिविधियों का क्या होता है कि महत्व बढ़ता है, और ग्रेजुअली हम लोग क्या करते हैं कि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। आप हमको कमेंट में ये बता सकते हैं कि अर्थशास्त्र का, अर्थव्यवस्था का चौथा और 5वां सेक्टर किसको माना जाता है। 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था आई, जिसमें हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। और फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में ही काम करती। अब भारत पर आपको रूल करना है तो भारतीयों के झगड़े भी होंगे, उनको सेटल करने का काम, बीड़ा आपको वैसे ही उठाना होगा जैसे कि आपको पहले के राजा करते थे। तो इसीलिए लिख रखा है कि हर जिले में 2 प्रकार की अदालतें। लड़ाई झगड़े वाले मामले फौजदारी मामले कहलाते हैं, उनके लिए अलग अदालत,
और पैसे रुपए वाले दीवानी मामलों के लिए अलग से दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। अब स्मार्टनेस समझिए, पैसे रुपए के मामले में ये खुद को ही हैंड ओवर करेंगे चीजें, और बस ये कर लिया जाता था कि मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या कर देते थे। दूसरी ओर फौजदारी अदालतें काजी और मुफ्ती के अंतर्गत ही थी कि तुम लोग आपस में इंडियन लड़ो मरो, तुम किसका मर्डर कर रहे हो इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, पैसे रुपए वाले सारे मामले मेरे कंट्रोल में रहेंगे, तुम्हारे फौजदारी मामले तुम खुद देख। काजी एक टर्म आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, मुस्लिम न्यायाधीश को काजी कहते हैं। वही मुफ्ती होता है मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है, और काजी जो है इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। मुफ्ती बताता है कि आपको कुरान में या और भी बहुत सारी हदीसें हैं उनमें क्या लिखा हुआ है, और उसी के आधार पर काजी क्या करता है, फैसला वगैरह देता है। वॉरेन हेस्टिंग पर भी ब्रिटिश संसद में महाभियोग लगा है, ये हम लोगों ने देखा ही। इसके अतिरिक्त कुछ और चीजें हम लोग देखेंगे कि 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करवाने के लिए काम सौंपा गया, और हॉल हेड नाम से एक व्यक्ति है जिसने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, उसके तहत एक नया सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है जिसके आपको हेड बनाए जाते हैं एलिजा एम्पे, और इसका आज के सुप्रीम कोर्ट से कुछ भी लेना देना नहीं है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय लिख रखा है। तो ये एक अलग प्रकार का सर्वोच्च न्यायालय था। अभी का हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो 1935 के एक्ट से इंस्पायर्ड है। इसके अतिरिक्त कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। जिलों में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था, जिस पद की स्थापना में आपको कॉर्नवालिस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसका मुख्य काम होता था लगान और कर इकट्ठा करना, साथ साथ जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना। मस्केट आपसे पूछ देगा और मैचलॉक क्या होती थी, तो ये 2 प्रकार की बंदूकें होती थी ब्रिटिश राज में। इसके अतिरिक्त जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी है, अब घुड़सवारों की आपको जरूरत कम हो गई, अब सारे युद्ध आपको किससे होने लगे, गन वगैरह से होने लगे, इसीलिए अब पैदल टुकड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण होती गई। तो ये कुछ चीजें इस चैप्टर में आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी। इसका हाईलाइटेड पीडीएफ हम लोगों ने ग्रुप में डाल रखा है, उसको आप लोग एक बार देखेंगे और इन चीजों को ही थोड़ा 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे, इनके आधार पर एमसीक्यूज वगैरह लगा लेंगे। और एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि नई वाली एनसीईआरटी पढ़ना इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन आजकल आपसे सीधे नई एनसीईआरटी से पूछ दिए जाते हैं।